तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हजारों मील दूर चल रहा एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सीधे हमारी जेबों, हमारे उद्योगों और रोजमर्रा की जिंदगी को हिलाकर रख देता है। आज हम इन 6 अहम मुद्दों को कवर करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्राइसिस से शुरू करके आर्थिक झटके, जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग पर खतरा, फूड सिक्योरिटी, कुछ नए आपातकालीन उपाय और आखिर में देखेंगे कि पड़ोसी देश इस पूरे मुद्दे पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सेक्शन 1, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्राइसिस। इस पूरे रिपल इफेक्ट की शुरुआत होती है अमेरिका और इजराइल के ईरान पर युद्ध से। रिजल्ट, खाड़ी का सबसे अहम रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पिछले 2.5 महीने से पूरी तरह बंद है। अब इस 90% के आंकड़े पर ध्यान दीजिए। ये क्लियरली दिखाता है कि भारत इस वक्त कितना वल्नरेबल है। हम अपनी ज़रूरत का 90% तेल आयात करते हैं और इस सप्लाई के रुकने से हमारे क्रूड ऑयल के बिल में अचानक एक $multi-billion का स्पाइक आ गया है। और हालात कितने गंभीर हैं? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इन शब्दों पर गौर करते हैं। उन्होंने बिना किसी झिझक के इसे सीधे तौर पर इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन कह दिया है। ये कोई आम बात नहीं है। ये बताता है कि ये ग्लोबल सप्लाई शॉक कितने अनप्रेसिडेंटेड पैमाने पर हो रहा है। सेक्शन 2, इकोनॉमिक शॉक्स एंड करेंसी डिवैल्यूएशन। अब यहाँ देखिए कि यह आर्थिक डोमिनो इफेक्ट काम कैसे करता है। रास्ता बंद होने से क्रूड बिल अचानक बढ़ा। इसका सीधा दबाव पड़ा हमारे रुपए पर, जो अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गिरा। अब करेंसी डिवैल्यूएशन का सबसे बड़ा और लंबा असर ये होता है कि हमारे इंपोर्ट की लागत और स्थानीय महंगाई दोनों तेजी से आसमान छूने लगती हैं। और इसका डर फाइनेंशियल मार्केट्स में अभी से दिखने लगा है। जैसे ही ये खबर फैली कि आर्थिक रुकावट लंबी चल सकती है, शुरुआती कारोबार में ही बेंचमार्क सेंसेक्स इंडेक्स 1000 पॉइंट्स से ज्यादा गिर गया। मार्केट आने वाले लंबे आर्थिक असर से पूरी तरह सहमा हुआ है। सेक्शन 3, जॉब्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एट रिस्क। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से थोड़ा ग्राउंड लेवल पर आते हैं और देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर इसका कैसा डायरेक्ट हिट हो रहा है। इन कारखानों में काम करने वाले लोगों पर अब सीधा खतरा मंडरा रहा है। ग्लास फैक्ट्रीज, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और टाइल बनाने वाले उद्योग बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। लगातार बढ़ती एनर्जी लागत को ना झेल पाने की वजह से यहाँ लाखों जॉब्स रिस्क पर हैं। बिजनेस लीडर्स के लिए इस सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को मैनेज करना और ऐसी सिवियर एनर्जी राशनिंग में भी प्रोडक्टिविटी बनाए रखना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। सेक्शन 4, फूड सिक्योरिटी अंडर थ्रेट। ये औद्योगिक दबाव सिर्फ कारखानों तक सीमित नहीं है, ये सीधे हमारी खेती और एग्रीकल्चर तक पहुंच गया है। रिसोर्सेज को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से अपील की है कि वे अपने फर्टिलाइजर का यूज ड्रास्टिक तरीके से, यानी पूरा 50% तक कम कर लें। तो यहाँ सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये है कि इस फोर्स्ड एग्रीकल्चरल ऑस्टेरिटी से नेशनल फूड सिक्योरिटी और हमारे घर के ग्रोसरी बजट्स पर एक बहुत रियल खतरा पैदा हो गया है। फर्टिलाइजर सप्लाई कम होने का सीधा मतलब है पैदावार कम होना और खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ना। सेक्शन 5, मोदीज कोविड एरा ऑस्टेरिटी मेजर्स। अब ये क्राइसिस हम आम नागरिकों के घर तक आ चुका है। प्रधानमंत्री ने लाइफस्टाइल में इन बदलावों को एक सिविक ड्यूटी के रूप में फ्रेम किया है। उनका कहना है कि इस मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी से जीना और देश का कीमती फॉरेन एक्सचेंज बचाना भी राष्ट्रभक्ति का ही एक रूप है। और इसके लिए बिल्कुल उन्हीं आदतों की अपील की गई है जो हमने कोविड के दौर में देखी थी, जैसे वर्क फ्रॉम होम दोबारा शुरू करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी मेट्रो का यूज, फ्यूल बचाने के लिए कारपूलिंग, विदेश यात्रा कम करना और सोना कम खरीदना। इनका सीधा सा गोल है कि लोग वॉलंटरीली देश के फ्यूल कंजम्पशन को कम करें। सेक्शन 6, रीजनल रिस्पॉन्सेज एंड क्रिटिक। आखिर में चलिए देखते हैं कि हमारी डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी बाकी देशों के मुकाबले कहाँ खड़ी है। ये कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ भारत पूरी तरह से नागरिकों की वॉलंटरी अपील्स पर निर्भर है, वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया ने डायरेक्ट स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस किए हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फेयर्स घटा दिए हैं, सब्सिडीज दी हैं और 4-डे वर्क वीक लाजमी कर दिया है। एशिया के दूसरे देश भी इन बढ़ते दामों के दबाव में हैं। चाइना ने टेम्पररी फ्यूल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है और श्रीलंका ने तो फ्यूल राशनिंग के साथ साथ 4 दिन का वर्किंग वीक शुरू कर दिया है। हर कोई इस ग्लोबल शॉक को सर्वाइव करने के अलग अलग आपातकालीन रास्ते ढूंढ रहा है। अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो विपक्ष ने इस स्ट्रैटेजी की कड़ी आलोचना की है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन सुझावों को सरकार की खराब प्लानिंग का सबूत बताया और ये आरोप लगाया कि सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही से बचने के लिए पूरा बोझ सीधे जनता पर डाल रही है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब तक ग्लोबल सप्लाई रुकी हुई है, क्या नागरिकों की ये वॉलंटरी ऑस्टेरिटी अकेले इस अर्थव्यवस्था को बचा पाएगी, या फिर जल्द ही स्ट्रिक्ट एनर्जी मैंडेट्स और पेट्रोलियम के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? एनालिस्ट्स भी यही वार्निंग दे रहे हैं कि बिना ठोस कदमों के सिर्फ वॉलंटरी सैक्रिफाइसेस पर इकोनॉमी आखिर कब तक चल सकती है? आगे क्या होगा, इस पर नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है।